नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन प्रारंभ किया था, जिसमें हमने उसकी शपथ, वेतन और कार्यकाल, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। और सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, करंट टाइम में कितने जज हैं, और जब हम लोग आज़ादी पाए थे तब संख्या क्या थी, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे जहाँ पर से क्लास को कल रोका था। क्लास को हम लोगों ने रोका था जो अपॉइंटमेंट से संबंधित बातचीत थी, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित, जिसके बारे में विवाद था। विवाद क्या था? हमने देखा कि आज़ादी के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्र परंपरा की नींव डाली, एक वरिष्ठता की क्रम की पालन किया गया, वरिष्ठता के क्रम का पालन किया गया। इसमें हम लोगों ने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ये स्टार्ट हुआ और ये लगभग चलता रहा लगभग इंदिरा गांधी के टाइम तक। इंदिरा गांधी के टाइम में हम लोगों ने देखा कि ये जो वरिष्ठता का इंदिरा गांधी के टाइम में हम लोगों ने देखा कि वरिष्ठता का जो क्रम था अपॉइंटमेंट में, वो 2 बार तोड़ा गया। अब ये क्रम टूटा क्यों, और इससे संबंध में जो केस हुए हैं, एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का केस जो हुआ है, जिसी को हम एक प्रकार से इसको हम इस नाम से फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं। इस तरीके के कुल 4 केसेस हुए हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और 2015 में जो हमारा NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रद्द कर दिया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंदिरा गांधी के टाइम पर ये तोड़ा क्यों गया। देखिए, रीजन पॉलिटिकल था। किसी मैटर में इंदिरा गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से लताड़ मिली, तो जब वो प्रधानमंत्री बनी, तो प्रधानमंत्री बनने के क्रम में देखेंगे कि जब वो उनका जो टाइम था 1973 से 77 का टाइम था, 1973 से 77 का टाइम, 1973 से 77 का टाइम। इस टाइम में हम लोग देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर अजीत नाथ को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया। लेकिन इनकी जगह पर अगर हम देखेंगे तो ये वरिष्ठता के क्रम में 4थे नंबर पर थे। इनसे ऊपर 3 और जज थे, जस्टिस सेलेट करके थे, जस्टिस हेगड़े करके थे और जस्टिस ग्रोवर। तो सेलेट थे, ग्रोवर और हेगड़े, ये 3 लोग इनसे वरिष्ठता के क्रम में ऊपर थे, लेकिन फिर भी इनको अपॉइंट किया गया 1973 से 77 के बीच की अवधि में। तो यहाँ पर एक बार ये इसका वायलेशन किया गया, और एक बार हुआ था जो वायलेशन हुआ था वो HR खन्ना बनाम और MU बेग में हुआ था। वो इसमें से देखेंगे तो ये वरिष्ठ थे, ये सीनियर थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इनको अपॉइंट किया, अपॉइंट करवाया, किया नहीं अपॉइंट किया, क्योंकि अपॉइंट जो है तो यहीं से एक विवाद निकल कर सामने आया। और विवाद का स्वरूप था कि जो आर्टिकल 124 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति जिसे वह आवश्यक समझे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों से सलाह करेगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी सलाह लेगा। तो यहाँ पर सलाह का संदर्भ क्या था? जो परामर्श शब्द का यूज हुआ था उसका क्या मतलब है? क्या ये जो परामर्श दिया जाएगा, जो जजों के द्वारा दिया जाएगा, ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा या नहीं? तो इसके संबंध में हम लोग देखते हैं तो डिसीजंस क्या रहे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं SP गुप्ता बनाम भारत संघ केस। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
ये जो केस हुआ, ये केस 1981 का है। ये केस 1981 का केस है। इसमें से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो सरकार के पक्ष की बात मानी गई। मतलब कि यहाँ पर ये कहा गया कि राष्ट्रपति परामर्श तो करेगा, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, लेकिन ये जो परामर्श होगा वो बाध्यकारी नहीं होगा, परामर्श बाध्यकारी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रभाव है इसमें अगर हम बात करें तो एक प्रकार से गवर्नमेंट, सरकार को पावरफुल दिखाने का प्रयास किया गया। ये एक व्यवहारिक स्थिति है, इसको हम कहीं नोट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे इस स्थिति के द्वारा सरकार को ज़्यादा मजबूत और जुडिशरी को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया इसके द्वारा। क्योंकि अब यहाँ पर से ये निकल के आ रहा था कि पॉलिटिकल मैटर्स में अगर कोई जस्टिस किसी भी पॉलिटिकल लीडर का अगर अपोज करता है, उसके अगेंस्ट में कोई डिसीजन देता है, तो उसकी जो वरिष्ठता है उसका भी ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो एक केस ये हुआ, लेकिन हम लोग यहीं पर देखते हैं ये कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन हम देखते हैं कि समय बीतने के साथ साथ 1993 में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को ही हम लोग फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं। तो हम इसको यहीं पर नोट कर लेते हैं, ये एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को ही हम फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं। ये फर्स्ट जजेस केस था। तो आगे जो केस होंगे वो इसी के जजेस केस के नाम से जाने जाएंगे, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस और फोर्थ जजेस। तो हम अब समय के साथ देखते हैं कि 1993 में फिर से एक केस हुआ जिसे हम सेकंड जजेस केस के नाम से जानते हैं। अब सेकंड जजेस केस में जो ये परामर्श जो थी वो बाध्यकारी नहीं थी, इसी के स्वरूप में परिवर्तन किया गया। तो हम देखते हैं सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस ये 1993 में क्या हुआ, ये जो विवाद था इसमें कहा गया कि परामर्श का मतलब सहमति है, परामर्श का अर्थ सहमति है। यानी कि यहाँ से निकल के आया कि जो सलाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा दी जाएगी या जजों के समूह के द्वारा दी जाएगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। तो सेकंड जजेस केस से एक परंपरा का बनना प्रारंभ हुआ 1993 से। और हम देखेंगे कि एक प्रकार से जो कॉलेजियम प्रणाली वर्तमान समय में जो चल रही है सिस्टम, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रकार से उसके जो बीज हैं वो यहीं से दिखने प्रारंभ होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसको समझेंगे, परामर्श का अर्थ जो है वो सहमति, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसकी और अन्य जजों का जो परामर्श है वो लिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा और उसको पालन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये बाध्यकारी भी हो गया। अब इसी के बाद थर्ड जजेस केस होता है। थर्ड जजेस केस में हम लोग देखते हैं थर्ड जजेस केस हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। थर्ड जजेस केस जो है वो 1998 का है। इसी में इसी को और पुख्ता किया गया, जो सहमति है उसको और कंफर्म किया गया, इसी बात को दोहराया गया कि जो सहमति होगी वो बाध्यकारी होगी। और इसी क्रम में देखेंगे कि कॉलेजियम प्रणाली का गठन होता है। अब कॉलेजियम प्रणाली होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मैटर किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर अगर इसको देखना चाहेंगे कि तो कहेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और जो ट्रांसफर होंगे, तबादले, वो भी इसी के द्वारा अब सजेस्ट किए जाएंगे। ये
जब बनके तैयार हुई, इस समय हम देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। हम देखेंगे कि ये जो है वो 5 सदस्यीय निकाय है। 5 सदस्यीय कॉलेजियम प्रणाली 5 सदस्यीय निकाय है। अब 5 सदस्यों में से एक हेड होंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 अन्य जज, 4 अन्य जज होंगे, वो भी वरिष्ठतम जज होंगे 4। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज। तो अब ये सिस्टम बन के आया कि 5 सदस्यीय निकाय बनके तैयार हुआ 1998 में, कॉलेजियम प्रणाली। तो यहां से हम देखेंगे कि ये 5 सदस्यीय था, और हम यहां पर देखेंगे कि इसमें जो इसके द्वारा डिसीजन दिया जाएगा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सलाह होगी उसका एकमत होना आवश्यक है। मतलब इसका एक प्रकार से हम कहें इसका सुझाव कंपलसरी है। मतलब अगर सोचिए कि कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए जिसमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज हो गए और एक तरफ अकेला ये रहेगा, तब भी ये वैलिड नहीं होगा। इनका कहने का मतलब है बहुमत के आधार पर, और बहुमत के साथ साथ में इसकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जजों का बहुमत यहां पर देखा जाएगा। अब अन्य जजों का मतलब है कि सपोज करिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 और जज, तो 3 लोग हो गए, बहुमत हो गया। तो किसी भी जज का ट्रांसफर, नियुक्ति, एक्सेट्रा जो काम होंगे वो इस प्रक्रिया से बहुमत के आधार पर किए जाएंगे। और इसमें से जो मैंने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्वीकृति अनिवार्य है। तो ये हमारा कॉलेजियम प्रणाली का आविष्कार हुआ। लेकिन हम देखेंगे कि इसी समय कुछ मतभेद, जब एनडीए की गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत में आई, 14 में गवर्नमेंट बनी 2014 में, उसके बाद उनको लगा कि ये जो निकाय है सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ही पावरफुल हो जा रहा है। तो उन्होंने उसकी शक्ति पर अंकुश लगाने हेतु कुछ प्रावधान करने का प्रयास किए और संविधान संशोधन प्रस्तुत किया। 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 99वां संविधान संशोधन। अब देखिए 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। देखिए इसके द्वारा किया क्या गया, जो आर्टिकल 124 था उसके कुछ क्लाजों में हम देखेंगे कि ए कहें, बी कहें और सी, इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। और सुधार के द्वारा हम देखेंगे, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आर्टिकल 124 क्लॉज ए, आर्टिकल 124 क्लॉज बी और आर्टिकल 124 क्लॉज सी, ये 3 आर्टिकलों में कुछ संशोधन किए गए। संशोधन के माध्यम से संशोधन किए गए और इन संशोधनों के माध्यम से एक नया कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC का गठन किया गया। तो हम इसको देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगी, और फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया और इसको गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कहा कि ये संविधान के मूल ढांचे के अगेंस्ट में है, इसलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो हम यहाँ पर NJAC की बात करने जा रहे हैं। NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। देखिए इसमें प्रावधान किया गया कि ये एक 6 सदस्यीय निकाय होगा, 6 सदस्यीय। इसमें से 3 लोग तो सुप्रीम कोर्ट से आएंगे, इसके जो 3 मेंबर होंगे, 3 सदस्य वो सुप्रीम कोर्ट से होंगे। और कौन कौन होगा इसमें? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो ये 3 लोग हो गए। इसके बाद इन्होंने कहा कि भारत के विधि मंत्री भी होंगे, 1 विधि मंत्री हो गए।
अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इस कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो ये होंगे, यही हेड होंगे। हेड क्या है या चेयरमैन, चेयरमैन कहेंगे। एक विधि मंत्री साहब हो गए हैं, तो ये लोग हो गए 2, टोटल 4 लोग हो गए। अब बचे कितने, 2 लोग। तो 2 लोगों के लिए कहेंगे 2 सदस्य जो होंगे वो पारंगत या फिर विधिवेत्ता या ख्यातिलब्ध लोग होंगे, ख्यातिलब्ध लोग होंगे। और आएंगे कहाँ से, ये नेशनल कमेटी मतलब कि वोमेन से आ सकते हैं, शेड्यूल कास्ट से आ सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आ सकते हैं, माइनॉरिटी से आ सकते हैं। लेकिन ये आएंगे कैसे, संख्या 2 है और लोगों की संख्या कहीं से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि ये 2 सदस्यों के चुनाव के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे, एक समिति बनाएंगे। और समिति में कौन कौन होगा, तो ये यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है। समिति में 3 सदस्य होंगे, 3 सदस्य में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ भी होंगे, उसके बाद एक लोग होंगे प्रधानमंत्री साहब, और उसके साथ एक होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ इस तरीके का नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ। देखने में अच्छी संस्था लग रही है और शायद काम भी करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आया कि ये शायद ये संविधान के मूल ढांचे के अगेंस्ट में है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। इसको बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है, विरुद्ध। अब संविधान के मूल ढांचे के अगेंस्ट होने पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को, किसी भी संशोधन को निरस्त घोषित कर सकती है। तो इसके द्वारा किया क्या गया, इसको निरस्त कर दिया गया। तो वर्तमान स्थिति में हम लोग अगर देखें तो इसी में कॉलेजियम के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और ये जो केस था एनजेएससी को रद्द करने का, उसको सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जर्नल में 2015 के माध्यम से रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट्स रिकॉर्ड्स ऑन एडवोकेट जनरल के 2015 के केस में रद्द कर दिया गया इसको, एनजेएससी को। तो वर्तमान समय में कॉलेजियम के द्वारा ही डिसीजन लिए जाते हैं। और कॉलेजियम का स्ट्रक्चर मैंने बताया कि 5 सदस्य वर्तमान में है, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। और उनका काम क्या होगा कॉलेजियम का, एक बार फिर से मैं मेमोराइज करा दूं। कॉलेजियम का काम क्या होगा, कॉलेजियम का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट से संबंधित राष्ट्रपति को सुझाव देना, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर के संबंध में मैटर देखना। तो ये पूरा कॉलेजियम का सिस्टम रहा। ये वर्तमान में यही स्थिति, और ये 5 सदस्यीय निकाय था, मैंने पहले ही बता दिया, 5 सदस्यीय निकाय। अब हम लोग इसी के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि सुप्रीम कोर्ट का वेतन 2,80,000 रुपये, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन है वो 2,80,000 रुपये, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2.5 लाख रुपये। लेकिन हम यहाँ पर उनकी और चीज़ों के बारे में देखा था। कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की अवस्था तक, ये 5 वर्ष नहीं है, ये 65 वर्ष की आयु तक चीफ हाई कोर्ट के जो जज हैं उस पर बने रहेंगे। हमने इसी के साथ साथ में चीज़ें देखी थी। लेकिन अब जब शपथ में देखा कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलवाई जाती है और अन्य न्यायाधीशों को भी, तो अब यहाँ पर हमारा बचता है कि इनको हटाया कैसे जाएगा, पद मुक्ति। अब सपोज करिए कि ये तो संविधान में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है वो केवल 2 शब्द हैं, साबित कदाचार और अक्षमता। तो हम लोग देख लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी पदमुक्ति से संबंध में 2 सुझाव
संविधान में है, पद मुक्ति। और आर्टिकल 124 में ही ये व्यवस्था है। आर्टिकल 124 बहुत बड़ा आर्टिकल है, हमने पहले ही डिस्कशन किया इसके बारे में। तो पदमुक्ति के संबंध में दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी। क्या क्या? हम यहाँ पर कहेंगे कि साबित कदाचार हो, साबित कदाचार, और दूसरा क्या है? हाँ, अक्षमता। राष्ट्रपति के संबंध में भी अगर पदमुक्ति के संबंध में हम लोगों ने देखा था, महाभियोग की प्रक्रिया कब लगेगी? जब वो संविधान का उल्लंघन करेंगे, उस प्रक्रिया में उन पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगाया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे साबित कदाचार और अक्षमता के माध्यम से इनकी पदमुक्ति होगी। तो अब जैसे सपोज करिए कि किसी जज को उसके पद से मुक्त करना है, तो प्रोसेस क्या होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसके संबंध में जो प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा तय की जाती है। तो संसद के द्वारा जो प्रक्रिया तय की गई है वो सबसे, जो हम कहें कि सबसे पहला या अंतिम हम कहें कि जो संशोधन था इसके मामले में, जो संसद ने प्रक्रिया तय की पदमुक्ति की सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो कुछ इस तरीके से थे। एक नियम बना जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, 1968 में ये प्रक्रिया तय की गई संसद के द्वारा। अब प्रक्रिया हम देख लेते हैं। पहले अगर कोई प्रस्ताव सपोज करिए आता है सदन में, सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा में, तो अध्यक्ष और सभापति का विवेकाधिकार होगा कि वो प्रस्ताव को स्वीकार करे या ना करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखना है, अगर लोकसभा में आता है तो अध्यक्ष महोदय का, और अगर राज्यसभा में आता है तो सभापति महोदय का। इस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। इस पर क्या है? ये विवेकाधिकार। विवेकाधिकार किस चीज का विवेकाधिकार है? प्रस्ताव को स्वीकार करने का, यस बोले या फिर नो बोले। ये पहली टर्म है याद रखने वाली। अब हम देखेंगे, आप सपोज करिए कि कोई प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया भी सीख लेते हैं। लोकसभा में अगर लाया जाएगा तो लोकसभा में 100 सदस्यों की सहमति और हस्ताक्षर होने चाहिए कि 100 सदस्यों के द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया हो और हस्ताक्षर किए गए हो। और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि या फिर राज्यसभा में लाया गया हो तो 50 सदस्यों के द्वारा उसको हस्ताक्षर किए गए हो और उसको स्वीकार किया गया हो। स्वीकार और हस्ताक्षर दोनों यहाँ पर याद रखने। और उसके साथ साथ देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। मतलब इम्पीचमेंट का प्रोसेस जिस भी न्यायाधीश के ऊपर लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के, उसका सुझाव वहाँ पर दिया जाएगा। 14 दिन पूर्व उसका नोटिस जारी किया जाएगा। तो हम इसको प्रस्ताव के बारे में देखते हैं कैसे लाया जाएगा प्रस्ताव। हमने कहा लोकसभा में 100 सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा में 50 सदस्यों के द्वारा, 14 दिन 14 डेज के पूर्व, 14 दिन की पूर्व सूचना जज को दी जाएगी। ये हम देखेंगे यहाँ पर सहमति और हस्ताक्षर, 100 सदस्यों की सहमति और हस्ताक्षर, और यहाँ पर हम देखेंगे 50 सदस्यों की सहमति और हस्ताक्षर। अब 14 दिन की सपोज करिए कि पूर्व सूचना दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनेगी। कमेटी में मेंबर कौन होंगे? जो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, मतलब कि वो लिए जा सकते हैं। उसके साथ साथ पारंगत विधिवेत्ता साहब लिए जा सकते हैं और कुछ अन्य जजेस लिए जाएंगे कमेटी में। और क्योंकि वहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है साबित कदाचार या अक्षमता, उस चीज़ की जांच की जाएगी। अगर समिति पाती है कि जज साहब
के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, यानी कि साबित कदाचार या अक्षमता का जो आरोप लगा है वो सत्य है, तो प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी। तो प्रस्ताव जब सपोज करिए कि जो समिति बनी, अब समिति बन गई और समिति ने यस बोल दिया कि नहीं ये जो आरोप लगा है वो सत्य है, तो आरोप कहेंगे कि उसके बाद लोकसभा में जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य होंगे उनका 2/3 लोग बहुमत से पारित करें इसको। देखिए हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, तो इसमें प्रोसेसिंग ये होगी 2/3 बहुमत से इसको पारित करें। केवल लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में भी इसी में पारित किया जाए, इसी प्रक्रिया में। और जब पारित हो जाएगा तो जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का वो पदमुक्त हो जाएगा। ये प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने देखा जाएगा कि हाल ही में एक लोग कोलकाता हाई कोर्ट से संबंधित थे, सौमित्र सेन करके उनका नाम था, उनके ऊपर कुछ ऐसी प्रक्रिया चलाने की बात हो रही थी, लेकिन सौमित्र सेन साहब ने सोचा कि नाम खराब होगा, इसलिए उन्होंने पहले ही अपना पद का त्याग कर दिया, मतलब इस्तीफा दे दिया। और हम देखेंगे कि ये जो है अभी तक किसी जज को इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं जा सका है। लाया गया है लेकिन प्रक्रिया चली भी है। एक थे हमारे वी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके ऊपर भी प्रक्रिया का पालन हुआ, लेकिन पूरी प्रक्रिया का एक प्रकार से किसी जज को पदमुक्त नहीं किया जा सका इस प्रक्रिया के द्वारा। तो हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को जो हटाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है, और जटिल होने के साथ साथ हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया जो हमारे संविधान निर्माताओं ने के द्वारा निर्मित की गई, ये एक प्रकार से उनको स्वतंत्र रूप से काम करने की ही दृष्टिकोण से प्रदान की गई थी, ताकि इसका जो उपयोग है वो सत्ता दल या फिर जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने लाभ हेतु ना कर सके। तो मित्रों, आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली कॉलेजियम के बारे में पढ़ा, जिसमें से एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981 के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने सेकंड जजेस केस जो 1993 का पढ़ा, और फिर थर्ड जजेस केस 1998 का, और लास्ट का फोर्थ जजेस केस 2015 में आया जो NGAC के अगेंस्ट में था। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति और तबादले से संबंधित जो काम है वो वर्तमान समय में कॉलेजियम प्रणाली के पास है। कॉलेजियम के द्वारा ही इनका ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट किया जाता है, और इसी के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह भी दी जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होगा वो वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है वर्तमान समय में भी। तो मित्रों, आज की क्लास में हम लोगों ने ये कॉलेजियम के बारे में पढ़ा, और उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ उनको हटाने का जो प्रस्ताव वो साबित कदाचार या अक्षमता के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया। अभी तक हम लोगों ने देखा कि 2 लोगों के ऊपर एक कुछ चर्चा हुई कि इन पर बातचीत की गई कि वी रामास्वामी ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और सौमित्र सेन जो कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे, इनके ऊपर चलाने की बात हुई, लेकिन इनको इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया, वो पहले ही पदमुक्त हो गए, या फिर सदन के द्वारा ये प्रूफ नहीं कर पाया गया। तो मित्रों, आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और सुप्रीम कोर्ट को और आगे पढ़ेंगे, इसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में। धन्यवाद दोस्तों।